तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 10 अगस्त 2020 सोमवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आगामी 24 घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ के इन शहरों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। और आगे जानेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी इंदिरा वन मितान योजना। और साथ ही बात करेंगे खुशखबरी, तो राज्य के इन 3 जिलों में स्थापित होंगे ग्रामोद्योग इकाई, कई चीज़ों का होगा निर्माण, हर हाथ को मिलेगा काम। और आगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आगामी 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के इन शहरों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। तो रायपुर लगातार बदल रहे मौसम के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भी कई संभागों और जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दोनों राज्यों में आगामी 24 घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ के इन जिलों में हो सकते हैं मूसलाधार बारिश। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, कबीरधाम, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में भारी बारिश की आज साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, मोदी की किसानों को सौगात, प्रधानमंत्री ने कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया। किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इसके अलावा पीएम किसान योजना की छठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। देश के अलग अलग राज्यों के किसान, आम नागरिक और कोऑपरेटिव मेंबर भी ऑनलाइन जुड़े। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, तो दंतेवाड़ा नक्सल हमले में शहीद कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की बेटी और पत्नी ने तिलक लगाकर किया नक्सलियों का स्वागत, 12 ने किया आत्मसमर्पण। तो झीरम नक्सल हमले में अपने पिता और कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को खो चुकी उनकी बेटी तुलिका रविवार को नक्सलियों का तिलक लगाकर स्वागत करती दिखी। 5 इनामी नक्सलियों समेत कुल 12 नक्सली आत्मसमर्पण करने एसपी दफ्तर पहुंचे थे। विश्व आदिवासी दिवस का भी मौका था, इसलिए कर्मा परिवार ने इनका मुख्य धारा में जुदा अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान तुलिका की मां और दंतेवाड़ा से विधायक देवती कर्मा भी मौजूद रही। यह आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान लोन वराटू घर वापस आइए के तहत हुआ। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में होने लगी गोबर की चोरी, किसान के बाड़े में रखा ढेर ले गए चोर। तो रायपुर सुनने में बड़ा अजीब लगा था, लेकिन पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में गोबर में मिलावट की खबरें सामने आई थी और अब यहां गोबर की चोरी के मामले भी आने लगे हैं। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ विकासखंड के एक गांव में 2 किसानों के बाड़े में एकत्र कर रखा हुआ करीब 100 किलो गोबर चोर चुरा ले गए। किसान जब सुबह सोकर उठे तो उनके बाड़े से गोबर का ढेर नदारद था। तो इसके बाद किसानों ने गौठान समिति पहुंचकर यहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। गौठान समिति की ओर से चोर को पकड़ने की फरियाद के साथ एक आवेदन स्थानीय थाने में दिया गया था। तो शायद देश में पहली बार गोबर में मिलावट या गोबर की चोरी जैसे मामले सुनने में आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अब तक तर्क जुड़ गया है। राज्य सरकार ने गोवंश की संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है, जिसके बाद राज्य में गोबर की कीमत तय हो गई है। गोधन न्याय योजना नाम की इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गौठान समितियों के माध्यम से गौपालकों द्वारा संग्रहित गोबर को सरकार खरीदती है। इस गोबर की खाद बनाने के साथ कई तरह के उपयोगी सामान बनाकर गौठान समितियां बाजार में ला रही हैं। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी इंदिरा वन मितान योजना, वनांचल के गांवों को बनाया जाएगा स्वावलंबी। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गाँवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस योजना में राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँव में युवाओं को समूह गठित कर उनके माध्यम से वनोपज खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के प्रत्येक आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के 10,000 गाँवों में इस योजना के अंतर्गत समूह गठित किए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होंगे। योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से समूहों को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार प्रदान किया जाएगा, जिससे वे वन क्षेत्रों के वृक्षों से वनोपज संग्रहण कर आर्थिक लाभ ले सकें। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, कोरोना देश में तो एक दिन में सबसे ज्यादा 7,19,000 टेस्ट किए गए, 80,000 जांचों के साथ महाराष्ट्र टॉप पर, कुल 21,55,000 केस। तो देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 65,156 मरीज मिले और 52,135 मरीज ठीक हो गए। शनिवार को देश में 7,19,000 टेस्ट किए गए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 80,000 जाँच की गई। एक दिन में पहले ही महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 82,400 टेस्ट किए गए थे। तो देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 21,55,000 केस आ चुके हैं। अच्छी बात है कि इसमें से
14,81,000 से ज़्यादा ठीक हो गए हैं। 6,30,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 43,482 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 12,822 संक्रमित मिले, जहां एक दिन में पहली बार इतने केस आए। इसके साथ ही राज्य में कुल केस का आंकड़ा भी 5 लाख के पार हो गया है। 10,080 नए केसों के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 6 मजदूरों की मौत, मची अफरा तफरी। तो देवघर जिले के देवीपुर इलाके से दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल यहां सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी की मौत जहरीली गैस के रिसाव से हुआ है। मामले की सूची मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर सभी मृतकों का शव पीएम के लिए भेज आगे की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह देवीपुर गांव के एक ग्रामीण के घर पर सेप्टिक टैंक की सफाई करने पहुंचे थे। सफाई करने के लिए भी लोग एक के बाद एक टैंक में उतरते गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वे बेहोश हो गए। अंदर से आवाज़ न आने पर स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। सभी मजदूरों को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, संजू बाबा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, कोरोना टेस्ट नेगेटिव। तो दिल्ली बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और सबके मुन्ना भाई संजय दत्त की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय दत्त से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उनको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी कोरोना जांच भी कराई गई। राहत की बात यह है कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। फिलहाल संजय दत्त को नॉन कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो दरअसल संजय दत्त इस समय मुंबई में अकेले रह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनकी पत्नी मान्यता दोनों बच्चों के साथ दुबई में फंसी हैं और वहां से वापस नहीं आ पाई हैं। तो अस्पताल प्रशासन के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि संजय दत्त को कोई भी गंभीर दिक्कत नहीं है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। संजय दत्त खुद भी ट्विटर पर अपनी हेल्थ से जुड़े अपडेट प्रशंसकों को दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे शख्स को बनाया गया प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन। तो दिल्ली सरकार ने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। तो जोशी का शानदार रिकॉर्ड रहा है। इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक निर्धारित किया गया है। जोशी पहली बार 12 मई 2015 को यूपीएससी के सदस्य बने थे। तो वे यूपीएससी के निवर्तमान चेयरमैन अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जिन्होंने जोशी को शुक्रवार को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि जोशी यूपीएससी का सदस्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, अमित जोगी ने बेटे का नाम रखा अजीत, बोले पिता ने बेटे के रूप में लिया है अवतार। तो रायपुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित ने अपने बेटे का नाम अजीत ऐश्वर्य जोगी रखा है। अमित ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो 6 अगस्त के ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे हर जन्मदिन पर पापा मुझे कविता भेंट करते थे। इस वर्ष पापा ने अपने हाथों से लिखी कविता की जगह मुझे स्वयं के जीवित अवतार के रूप में बेटा दिया है। यह मेरे लिए उनकी सबसे अनमोल भेंट है। अजीत ऐश्वर्य जोगी को हमारे जीवन में भेजने के लिए धन्यवाद पापा। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस, नवा रायपुर में बनेगा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और मानव संग्रहालय। जीपीएम ने जिले को मिली कई सौगातें। तो राजधानी रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर नवा रायपुर प्रदेश की आदिवासी संस्कृति को जानने के लिए नॉलेज हब बनेगा। यह क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और मानव संग्रहालय बनेगा। रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सिविल लाइन्स स्थित सीएम निवास से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी। यह निर्माण नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से होंगे। तो स्मारक और संग्रहालय में क्या होगा खास? तो सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में पुरखौती मुक्तांगन में बनने वाला स्मारक से आने वाली पीढ़ियां आदिवासी समाज के इतिहास और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को जानेंगी। यह बनने वाले संग्रहालय में प्रदेश के हजारों वर्षों में विकसित गौरवशाली सांस्कृतिक चीज़ों को लोग देख सकेंगे। विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिहाज से यह बेहद जरूरी है। राज्य की पारंपरिक जीवन शैली की सुंदरता और यहाँ के आदिवासियों के बारे में पूरी जानकारी इस म्यूजियम में मिलेगी। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, सोशल मीडिया पर 26/11 आतंकी हमले की तस्वीरें पोस्ट कर फिर दी अटैक की धमकी। तो देशद्रोह का मामला दर्ज। तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया में मुंबई में हुए 26/11 हमले को फिर से दोहराने की धमकी को लेकर एक पोस्ट किया था। तो पुलिस ने युवक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया में करबला निवासी हैदर अली ने मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले की तस्वीरें पोस्ट कर उस घटना को फिर से होने का दावा किया था। तो इसकी शिकायत आईजी दीपांशु काबरा से की गई थी। शिकायत पर आईजी ने आरोपी को पकड़ने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने आरोपी हैदर अली को शुक्रवार की शाम को पकड़ा था, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी। देश विरोधी पोस्ट की जानकारी मिलने पर युवकों की भीड़ शनिवार की सुबह
कोतवाली पहुंची और हैदर अली के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है तो छत्तीसगढ़ कोरोना संकट के बीच महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। तो अंबिकापुर कोरोना काल में डॉक्टरों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ऐसे समय में एक शादीशुदा महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला डॉक्टर ने किन कारणों से आत्मघाती कदम उठाया है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। घटना अंबिकापुर जिले के गांधीनगर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक नमना कला निवासी 38 वर्षीय महिला डॉक्टर खुशबू सिंह मायके में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बीती रात खाना खाने के बाद अपने 5 वर्षीय बेटे रुद्राक्ष के साथ सो गई थी। इसी दौरान रात में उसने फांसी लगा ली। बेटे की नींद खुली तो देखा कि मां फंदे पर लटकी है। उसने नानी को आवाज दिया, तब नानी कमरे में पहुंची। उसने देखा कि उसकी डॉक्टर पुत्री फांसी पर लटकी हुई है। किसी तरह से उसकी बॉडी को उतारकर अपने परिचितों को बुलाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो महिला डॉक्टर की शादी 2013 में उत्तर प्रदेश निवासी इंजीनियर पुनीत सिंह से हुई थी। पति दिल्ली में नौकरी करता है। खुशबू बलरामपुर जिले के बरियो अस्पताल में पदस्थ थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गांधीनगर पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही आत्महत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा।